उत्तराखंड के हमारे दोस्तों की मुसलसल फरमाइशों को मद्देनज़र रखते हुए मैं एम अली आप लोगों के लिए उत्तराखंड टेट उर्दू का क्वेश्चन पेपर लेके हाजिर हुआ हूँ, जो कि सन 2020 में पूछा गया है। ये पेपर 1 की सेकेंड लैंग्वेज है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि उत्तराखंड टेट में किस लेवल के उर्दू के सवालात पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से सवालात पूछे जाते हैं। तो चलिए जायज़ा लेते हैं उत्तराखंड टेट में पूछे गए उर्दू के सवालों का। आप लोग हमारे इस चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उर्दू के हर तालिबे इल्म के पास हमारी ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले जो कुछ सवालात उत्तराखंड टेट में पूछे गए हैं वो लिटरेचर से पूछे गए हैं। कितने सवाल लिटरेचर से हैं आप लोग गिनते जाइए। पहला सवाल है फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में कायम हुआ। तो फोर्ट विलियम कॉलेज सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म पर बनाया गया था। इसके प्रिंसिपल जॉन गिलक्रिस्ट थे और इसके जो मशहूर मुसन्निफीन थे उसमें मीर अमन, काजिम अली जमा, ख्वाजा हैदर बख्श हैदरी वगैरह थे। अगला सवाल कि आब हयात के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। तो आब हयात के जो मुसन्निफ़ हैं वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। 1880 में ये किताब लिखी गई। मुसद्दस मद्दु जज़र इस्लाम, इसको मुसद्दसी हाली के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि मुसद्दसी हाली, इससे आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा, ये जो मुसद्दस है वो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। सर सैयद अहमद ख़ां की फरमाइश पर यह मुसद्दस लिखी गई और सर सैयद ने हमेशा इस बात के लिए फ़ख्र भी किया कि उन्होंने हाली से मुसद्दस लिखवाई थी। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो मरसिया अरबी ज़बान के लफ्ज़ रिसा से बना है। लफ्ज़ रिसा से बना है मरसिया, जिसके माने हैं रोना पीटना, मातम करना। ठीक है। आम तौर से मरसिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके दोस्तों से मंसूब हो गया, यानी कि जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब की मौत पर इजहार गम किया जाता है वो मरसिया कहा जाता है। और किसी पर्सनल आदमी की अगर मौत पर इजहार गम किया जाता है तो उसको शख्सी मरसिया कहते हैं, जैसे गालिब का मरसिया, दाग का मरसिया। तो मरसिया फ़ारसी नहीं बल्कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सौदा का नाम क्या है। तो सौदा का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है। ठीक है। अगला सवाल, दस्ते खुदा का कुव्वत बाजू हुसैन है, ये मिसरा किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है। तो ये जो मिसरा है वो मरसिया का है। मिर्ज़ा दबीर की मरसिया का ये पहला मिसरा है कि दस्ते खुदा का कुव्वत बाजू हुसैन है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। तो रुबा के माने 4 होते हैं, यानी रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए। तो अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के सियालकोट में पैदा हुए थे। आग का दरिया, ये कुरतुल ऐन हैदर का क्या है, नाविल है। तो आग का दरिया का ताल्लुक़ नाविल की सिन्फ से हो गया। आगे बढ़ें अगले सवाल पे। तो अगला सवाल एक कौल है ज़बान की इब्तिदा से मुताल्लिक़। इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली। ये कौल किसका है। तो ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा से मुताल्लिक़ कुछ नज़रियात मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। महमूद शिरानी का नज़रिया है कि उर्दू सरज़मीन पंजाब में पैदा हुई। सैयद सुलेमान नदवी का मानना यह है कि सरज़मीन सिंध पे उर्दू की पैदाइश हुई। नसरुद्दीन हाशमी मानते हैं कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। मसूद हुसैन ख़ां का नज़रिया यह है कि उर्दू दिल्ली और आसपास के इलाके में पैदा हुई। तो यहाँ से अगर इब्तिदा और आगाज़, उर्दू के इब्तिदा और आगाज़ से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल पूछेगा तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। चलिए, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़ ये किताब है, इसका मुसन्निफ़ कौन है। तो सैयद एहतशाम हुसैन है, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़ के मुसन्निफ़। शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी कहाँ पैदा हुए। इनकी ज़्यादातर ज़िंदगी वैसे तो लखनऊ में गुजरी, लेकिन ये अमरोहा में पैदा हुए थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मुसम्मन किस नज़्म को कहते हैं। जिस मुसम्मन में क्या होता है। तो जिसके हर बंद में 8 मिसरे होते हैं ना, उसको मुसम्मन कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल ये है,
कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क अगला महव तमाशाए लबे बाम अभी। तो यहाँ पे इस शेर में कौन सी सनत है, तो इसमें सनत तलमी है। जब शेर में किसी पुराने किस्से मशहूर तारीखी वाक़े का जिक्र होता है तो उसमें सनत तलमी होती है। जैसे निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, इसमें भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है तो इसमें भी तलमी हो गया। अगला सवाल जो है वो पेडागोजी का है, ठीक है। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए, आपका 60 से लेकर के 74 तक आपका लिटरेचर का सवाल था। अब पेडागोजी का सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है। कहा जा रहा है कि ज़बान की तहसील व इर्तिका के लिए, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा मौजू या सबसे ज़्यादा उचित और मुनासिब उम्र क्या है? इब्तदाई तिफली यानी कि प्री इन्फेंसी जो होती है, जिसको हम लोग कहते हैं बचपने से पहले का ज़माना, या फिर मुतवस्सित दौर तिफली, या फिर सने बलूग, या फिर जवानी। तो ज़बान की तहसील और इर्तिका के लिए जो सबसे अच्छी उम्र मानी जाती है वो शुरुआती बचपन का जो शुरुआती दौर होता है उसको हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल ये कि क्लासरूम में अगर तलबा को पूरी आज़ादी दी जाए तो क्लास के नज़्म पर उसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा। इस ख़याल पर आपका नज़रिया क्या है? कुछ हद तक इत्तेफाक किया जा सकता है, ख्याल दुरुस्त है, ख्याल दुरुस्त नहीं है, या फिर अच्छा असर होगा। देखिए, क्लासरूम में अगर बच्चों को पूरी आज़ादी दे दी जाए तो इससे क्या होगा? बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट बढ़ेगा, ठीक है। वो खुद से इंटरेक्ट होंगे, खुद से एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर ये कहा जाए कि अच्छा असर नहीं पड़ेगा तो ये तो ख्याल बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये ख्याल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि बच्चे को क्लासरूम में जब आप फ्रीली छोड़ देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, बाहमी ताउन करेगा, अपने विचारों को आज़ादी से दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर पाएगा। तो इससे क्लासरूम पर अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन कहा जा रहा है अच्छा असर नहीं पड़ेगा, इसलिए ये ख्याल दुरुस्त नहीं है। सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल जो है वो ये कि क्लास के ज़हीन और होनहार तलबा को दीगर तलबा के मुकाबले में क्या तरीका बेहतर है? यानी कि जो बहुत ही अच्छे तालिब इल्म हैं उनको एवरेज तालिब इल्म के मुकाबले क्या करना चाहिए? कम होमवर्क देना चाहिए, ज़्यादा होमवर्क देना चाहिए, यकसा होमवर्क देना चाहिए, या फिर कुछ मुश्किल होमवर्क देना चाहिए? जो ज़हीन और होनहार तलबा हैं उनको आम तलबा से मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल होमवर्क देना चाहिए, क्योंकि आप अगर उनको इजी देंगे या फिर उन्हीं के बराबर देंगे तो बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मुश्किल हमें होमवर्क देना चाहिए ज़हीन तलबा को। अगला सवाल कि तलबा की तख्लीकी और फ़िक्री सलाहियतों की नशोनुमा के लिए क्या ज़रूरी है? बच्चों की अगर आप क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे एज ए टीचर? क्या आप बिल्कुल खुलेपन का माहौल बनाएंगे, रिवायतों से जुड़ाव कायम रखेंगे, यानी परंपराओं से एकदम बच्चे जुड़े हुए हों, या फिर नज़्म ज़ब्त यानी कि अनुशासन पर, डिसिप्लिन पर ताकीद करेंगे, या फिर वक्तन फ़वक्तन तलबा की रहनुमाई करेंगे, यानी बच्चों को गाइड करेंगे? तो तलबा को तख्लीकी और फ़िक्री सलाहियतों का मालिक बनाने के लिए बच्चों को एकदम स्वतंत्र वातावरण दे दीजिए, फ्री एकदम उनको एटमॉस्फेयर दीजिए। बिल्कुल खुलेपन का जब आप माहौल देंगे तो बच्चे सोचेंगे, उसके बाद इंटरेक्शन करेंगे, फ़िक्री सलाहियतें उनकी डेवलप होंगी। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए, अगला सवाल है कि आप मुअल्लिम की हैसियत से इनमें से कौन सी जिम्मेदारी ज़्यादा पसंद करेंगे? एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बच्चे को मज़ीद इल्म बाहम पहुँचाना, यानी कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना, या फिर बच्चे की पेशेवराना सलाहियतों को फ़रोग़ देना, यानी कि उनकी जो ऑक्यूपेशन की जो एबिलिटी है उसको डेवलप करना, या फिर बच्चे को माशी तौर पर यानी बच्चों को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना, या फिर बच्चे की बातनी सलाहियतों को यानी जो उसकी छुपी हुई क्षमताएं हैं उनको बाहर निकालना। तो एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए? बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों को उभारना चाहिए, यानी कि बच्चे की बातनी सलाहियतों की नशोनुमा करना एक टीचर की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
अगला सवाल कि गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में, तो इस मिसरा में गुर्बत के क्या मानी हैं? तो गुर्बत के माने गरीब नहीं होते हैं, जो आपका हालत सफ़र में हो उसको कहते हैं गुर्बत, गरीब है। यानी कि आप गुर्बत का मतलब यहाँ पे मुराद है आलम मुसाफिरत, यानी कि सफ़र की हालत में। अगला सवाल जो है वो पैसेज से मुताल्लिक है। पूरा पैसेज मैं आपको पढ़ूंगा नहीं, चलिए सीधे सवालों पे आते हैं। ज़रूरत पड़ने पे मैं आपको पैसेज दिखा दूंगा। सवाल क्या है, चलिए ये रहा आपका सवाल। ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी मसला है जो मुताल्लिक है। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये इंटरनेशनल इशू है, सही बात है, और ये टेम्परेचर से यानी कि दर्जा हरारत से मुताल्लिक है। अगला सवाल कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो नतीजा किसका है? तो मीथेन की जाति और कार्बन डाइऑक्साइड की जाति, यानी कि यहाँ पे सी और बी सही हो जाएगा। अगला सवाल ये कि ग्लोबल वार्मिंग के मसाइल में मीथेन का एक मुस्बत पहलू ये है कि ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, फ़िज़ा में ठहरने की मुद्दत नहीं है, या फिर बीमारियां दूर करती है, या फिर दर्जे हरारत में कमी करती है। तो इसका जवाब मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक मुस्बत पहलू भी है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब मीथेन का एक मुस्बत पहलू ये है कि इस गैस की फ़िज़ा में ठहरने की मुद्दत बहुत कम है। तो अब आते हैं सवाल पे, ग्लोबल वार्मिंग के मसाइल में मुस्बत पहलू क्या है? मीथेन का मुस्बत पहलू ये है कि फ़िज़ा में ठहरने की मुद्दत इसकी ज़्यादा नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे बढ़ें अगले सवाल पे। अगला सवाल यह है कि 3 सदियों के दौरान 150 गुना बढ़ने वाली गैस से सबसे ज़्यादा मुतासिर क्या हुआ है? कुदरती निज़ाम मुतासिर हुआ है। ज़मीन के दर्जे हरारत बढ़ने का सबब क्या है? ज़मीन का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? लकड़ियों के जलने की वजह से, सूरज की किरणों के आने की वजह से नहीं। जब सूरज की किरणें आती हैं और वापस नहीं जा पाती हैं तब ज़मीन का दर्जे हरारत बनता है, यानी कि फ़िज़ा में गैसों का जब दायरा बन जाता है तो सूर्य की किरणें आती हैं वापस नहीं जाती हैं, इससे ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो डी वाला होगा, ठीक है। फ़िज़ा में गैसों का दायरा बनने की वजह से ज़मीन के दर्जे हरारत में बढ़ोतरी हो रही है। अगला सवाल जो है वो भी पैसेज पे है, हमें क्या करना है? पैसेज से मुताल्लिक ये जो सवालात हैं उनका जवाब देना है। मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगा, वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे आता हूँ सवालों पे। हमारा हीरो हक़ बख्शवाने में कहाँ से कामयाब हुआ? तो पैसेज आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी से कामयाब हुआ। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगला साल की तफसीर रोगनी किसे कहा गया है? तो पैसेज में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पुरानी टोपी को तफसीर रोगनी कहा गया है। कानून पढ़ाना कौन ज़रूरी समझते हैं? तो वालिदैन यहाँ पे कानून पढ़ाना ज़रूरी समझते हैं। हमारा हीरो कलेक्टर साहब के बंगले से लेकर नैनीताल की बुलंदियों तक क्या बन गया? तो डिप्टी कलेक्टर काग्स बन गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल जो कि आखिरी सवाल है, जब 2-1 गर्मियाँ सर से गुजर जाती हैं तो क्या छट जाता है? तो अगर आप पैसेज में देखें तो यहाँ पे सीधे सीधे बताया जा रहा है कि मग़ज़ की गर्मी छट जाती है। जब 2-1 गर्मियाँ सर से गुजर जाती हैं तो मग़ज़ की गर्मी छट जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मग़ज़ की गर्मी जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो गया। अब मैं आपको एक बार एनालिसिस करके बता दूं यहाँ पे कैसे सवाल पूछे गए हैं। 14-15 सवाल आपके पूछे गए हैं किससे? लिटरेचर से। 7-8 सवाल आपके पूछे गए हैं किससे? पेडागोजी से। और 7-8 सवाल आपके पैसेज से पूछे गए हैं। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं उत्तराखंड टेट की। और भी पेपर अगर मुझे अवेलेबल हुआ तो मैं वो सॉल्व करा दूंगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पेपर जो है वो सन 2020 का लेवल 1 की फर्स्ट नहीं बल्कि सेकेंड लैंग्वेज है। लेवल 1 की ये सेकेंड लैंग्वेज है।